नमस्कार। आज हमारे साथ श्री बीएम व्यास जी हैं। फिल्मों के लिए संवाद लिखते हैं, सीरियल्स के लिए भी संवाद लिखते हैं, लेखक हैं, राइटर हैं और कविताएं भी लिखते हैं। और एक जमाने में अभिनय भी किया था, थिएटर भी खूब जमा के किया है और बड़ी बड़ी यात्राएं श्याम बेनेगल के साथ भी यात्रा की है। तो वो बातें शुरू करें उससे पहले व्यास जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जरा अपने बारे में बताइए ना, कहाँ से हैं आप, पढ़ाई लिखाई कहाँ की हुई और बचपन कहाँ बीता आपका? देखिए, पैदाइश तो जोधपुर राजस्थान की है। यहाँ इसी गांधी अस्पताल में पैदा हुआ था मैं। अरे वाह। जी। उसके बाद मेरे पिताजी का जो काम था वेस्टर्न टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में होती, तो उनकी ट्रांसफर बहुत होती रहती थी। तो मैं यहाँ से ग्वालियर गया, सहारनपुर गया, फिर अजमेर गया, वापस जोधपुर भी आया, माउंट आबू गया। 62 से मुझे याद पड़ता है मैं जयपुर आ गया था। और वहां उन दिनों तब तक मेरे पिताजी अपने काम में और स्पोर्ट्स के अलावा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जी जी। तो उनकी ट्रांसफर फिर होनी हो गई बंद। अच्छा। और 62 के बाद यूं समझ लीजिए कि जब तक मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए दिल्ली न चला गया, जी 79 में, तब तक जयपुर ही तो रहा। 62 में क्या उम्र रही होगी आपकी? अब 54 से शुरू कर लेते हैं। जी। तो छोटे थे आप तो। मतलब हाँ, 8 साल। मतलब ये वो वाली उम्र थी जब मैं अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहता था और सारी दुनिया आमादा थी ये कहने के लिए कि अभी तो तुम छोटे हो। जी जी। अच्छा, ये बीज जो है, आप जब अभी आपने ये कहा कि मैं मानने को तैयार नहीं था लेकिन दुनिया आमादा थी, जी, तो ये बीज कहां से पैदा हुआ? पता नहीं, बीज होता तो देखिए भानु जी सब में है। जी। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हम पे दबाव डालते हैं ना, वो हम पे हावी हो जाता है। जी। थोड़े से जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, वो इस दबाव को सह लेते हैं। अच्छा। तो क्या है, वो अपना एक छोटा सा निजाम किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कोने में, किसी भी पेड़ की छांव में बना लेते हैं। जी। जहां वो अपना साम्राज्य रखते हैं, वहां वो अपने अपने उस स्व को छोटा मानते ही नहीं है। वहां वो सब बड़े होते हैं। और बच्चे जब बड़े होके सोचते हैं, जी, तो उनकी अपनी दुनिया होती। बिल्कुल सही तो कहा। छोटी उम्र से मैंने अपनी दुनिया बनाने की कोशिश तो की। जी। वैसे बहुत सी चीजें जुड़ी हैं आपसे। एनएसजी आपने किया है जी। और जहां तक मुझे याद है या कुछ अनुमान है कि नसीरुद्दीन के आगे पीछे कुछ ऐसा है आपका। जी, मैं जूनियर था उनसे। आप उनसे कुछ जुड़े? हाँ, जी, जी, जी। तो बड़ी बड़ी तोपें हम हमारे जमाने की जो है वो निकली थी आपसे। और लिखने की कला, अभिनय की कला, संवाद लेखन, तो सबसे पहला जो प्रस्फुटन हुआ जी, वो क्या कोई कलाकार निकला या कोई लेखक निकला? मेरे ख्याल से देखिए, सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन को लेके कुछ हुआ जी, तो मैं ये मानूंगा, मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं वहां हुआ करती थी महाराजास कॉलेज में। जी। और एक ट्रेंड था कि नगद पुरस्कार मिला करता था। जी। 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए। जी। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि मैं उस समय भारत का सबसे गरीब था। पर अमीर कहने लायक ऐसा कुछ हमारे घर में था नहीं। जी जी। तो नगद पुरस्कार मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यार, ये 21 रुपए जो मिल गए अगर, तो ये तो मेरे महीने के हाथ खर्च का 4 गुना होगा। बोल के देख लेते हैं ऐसा क्या जाता है। जी जी। अच्छा। मुझे लगता है ये जो, और फिर मैंने देखा अपने साथ वालों को, वो कुछ डिबेट में बहुत ही तैयारियां कर रहे थे, लिख रहे थे, फिर उसे रट रहे थे। जी। फिर मैंने सुना तो मैंने देखा कि लिख के रटने के बाद में वो बहुत ही घटिया बोल रहे थे, बीच में अटक भी रहे थे और उससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो रही। जी जी। तो मैंने सोचा कि 21 रुपए के लिए देखो, ये इतना लिखना पढ़ना तो अपन करेंगे नहीं। जो भी ये विषय कहता है, मुझे जैसा आएगा मैं बोल दूंगा। और साहब, ऐसी ईश्वर की कृपा रही कि जो मुझे लगा मैंने बोला और मुझे 21 रुपए मिल गए। क्या बात है। वो जो 21 रुपए मिले, जी, तो मुझे लगा कि हर विषय के बारे में अगर थोड़ा सा मैं सुनूं और थोड़ा सा पढ़ूं, तो फिर 51 की भी संभावनाएं बनेगी। क्या बात है। और साहब वो बनी। जी।
और थोड़ा सा अधिक लाइब्रेरी में मैंने समय बिताया और थोड़ा सा उन लेक्चरर्स को जिनसे मैं डरता था मैंने अधिक सुनना शुरू किया तो साहब भानु जी 75 रुपए तक भी बात पहुंची और मैं 101 पर सेटल हो गया। क्या बात है। और उसके बाद कहते हैं मेरे मित्र बताते हैं कि करीब 100 प्रथम पुरस्कार मैंने लिए और ये सब मैं एक्सटेम्पोर बोलता था। क्या बात है। मैं कभी तैयारी नहीं करता था। हर विषय के बारे में जो दुष्यंत की जैसे पंक्ति है ना, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। क्या बात है। तो जो मेरे विचार होंगे सुनाऊंगा। आपको 101 देना है तो दे दीजिए, न देना है तो न दे। अच्छा, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात यह है कि व्यास जी का टारगेट जहां 21 रुपए हासिल करना जी, और इन 21 से 101 की यात्रा के दरमियान उन्होंने जो मेहनत की या स्वतः मेहनत होती गई और आगे बढ़ते गए, तो लक्ष्य अगर आपके सामने होता है जी तो उसे प्राप्त करने की सारी विधियां अपने आप स्वतः ही आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा व्यास जी, आप रेडियो से भी आपका नाता रहा है? बिल्कुल रहा है। तो ये नाता कैसे रहा, किस दौर में रहा, कौन कौन आपके संगी साथी रहे उस वक्त? रेडियो का भी देखिए अच्छा तो नहीं लगेगा कुछ लोगों को जो मैं हर अपना सोर्स ऐसा बता रहा हूं जिसमें बड़ी सृजनात्मक कुछ वो बात नहीं है जी। हर बार अर्थ बीच में आ जाता है पर मैंने बताया ना, देखिए मैं था तो गरीब ही, ये तो सच है। साइकिल पे ही चलते थे और मैं जब जहां जाता था महाराजास कॉलेज में, ये बीच में हमेशा रेडियो स्टेशन जयपुर में आया तो करता था। मुझे वो बड़ा मिस्टीरियस सा लगता था। और आपने भी भानु जी सुना ही होगा, मैंने तो उम्र में थोड़ा बड़ा हूं तो देखा भी है। एक ये वो दौर था जब रेडियो हमारे लिए एकमात्र एंटरटेनमेंट का साधन था, एकमात्र सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाला कार्यक्रम था, एकमात्र मनोरंजन का साधन था। और इसमें जब नाटक आते थे तो ऐसे नाटक आते थे कि आप के मन में फिल्म तक देखने की इच्छा ना हो। क्या बात है। और ये एक फैसिनेशन तो था मुझे। और ये रेडियो का प्रोडक्शन उसका बिल्कुल बिल्कुल। मुझे फिर बाद में बताया गया कि साहब ये यहाँ पे ऑडिशन देना पड़ता है और अगर आप ऑडिशन पास कर लें जी तो फिर आपको महीने में एक बार शायद किसी नाटक के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, मेरे पिताजी के अंकल लगते थे, मुरली मनोहर मंजुल जी, मंजुल साहब जी, बड़ा रेडियो तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम सड़क चलते ही मुझे पता चल गया। थोड़ा सा ये घर में मैंने सुना था जी, उनसे ही वही मुझे पता चला था कि जो सी ग्रेड होते थे उस समय उनको 25 रुपए मिलते थे और फिर हाँ फिर बी ग्रेड आता था, सी के बाद में बी आता था, वो 40 या 50 रुपए मुझे पक्का याद नहीं आ रहा क्योंकि अब बुढ़ापा तो आ ही रहा है। जी जी, आपके कहने से नहीं, दिल अभी भी काला है, बाल ही सफेद है। ए ग्रेड में 75 आ जाते थे जी। और तब तक मुझे नाटकों का शौक हो चुका था। अच्छा। और नाटकों का शौक जब बढ़ गया था तो उसके लिए पैसों की जरूरत थी। रेडियो में सुन के नाटकों का आपको शौक पैदा हुआ? रेडियो सुन के। और आपको याद होगा उस समय कमलेश्वर के संपादन में सारिका में एक चलन हुआ था जहां प्रगतिशील लेखकों की कहानियां आया करती थी जी जी, जो बहुत उद्वेलित करती थी। और डिबेट के लिए मैंने आपको बताया मैं बहुत से उपन्यास वगैरह जो भी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता था मैं सब पढ़ता था। तो मुझे लगा कि ये नाटक करने के लिए अगर मैं ये रेडियो स्टेशन से कुछ भी पैसे ले आऊंगा तो रविंद्र मंच जाके तो मैं आसानी से नाटक कर पाऊंगा। अच्छा। और परिस्थितियों ने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने सोचा चाहा वो आपको मिलता है। जी। मैं गया, मैंने ऑडिशन भी दिया वहां पर। मुझे बाद में पता चला कि ऑडिशन लेने वालों में जो दिल्ली से आए हुए थे प्रमुख, वो गंगा प्रसाद माथुर थे जो उस जमाने का बहुत बड़ा नाम। आज भी बड़े श्रद्धा के साथ लोग याद करते हैं। जी। मतलब वो जब बोलते थे तो शब्द जिंदा हो जाते थे। क्या बात है। इतना अच्छा बोलते थे। और शायद उनका ऐसा मानना था कि मेरा ऑडिशन अच्छा गया है। उन्होंने फिर बाद में पूछा कुछ आप अपना गीत कविता कुछ सुना सकते हैं जी। तो बचपन में ग्वालियर में जब हम थे तो भवानी प्रसाद मिश्र हमारे पिताजी के मित्र हुआ करते थे, बड़े जी। उनसे एक गीत मैंने वहां सुना था। जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ,
मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी जी, ये मुझे याद रह गया था। अच्छा, क्योंकि उन्होंने भवानी बाई ने इतना अच्छा सुनाया था, लाइव सुना आपने? और घर में बैठ के जब सुना वो खुद गया था जहन। तो मैं, और क्या होता है जब तक आप थोड़े से भी प्रसिद्ध नहीं होते हैं ना, तब तक आप में झिझक नहीं होती है, क्योंकि कम ज्ञान होता है जी। तो कम ही ज्ञान था, कम ही जानकारियां थी, तो मुझे झिझक तो थी नहीं। मैंने वो जैसा था वो पढ़ के सुना दिया। गंगा भाई साहब को वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जी मुझे ये ग्रेड दे दिया, सीधे तो इनायत कर दी, मतलब कुछ भी। और यहां से रेडियो में भी मेरी जान पहचान बढ़ गई, मैं नाटक करने लग गया और इन पैसों से रविंद्र वंश पे भी नाटक करने लग गया। जी तो जी व्यास जी, थोड़ा सा यहाँ बदलाव ये चाह रहे हैं कि आप सीधे तौर पे पिछले कई वर्षों से सिनेमा से जुड़े हैं, सीरियल से जुड़े हैं, और वहां पर जो प्रमुख चीज होती है संगीत जी, और संगीत की जान गीत ही होते, तो क्या कोई अच्छा सा गीत आपकी पसंद का हम यहाँ सुन लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे? जरूर जरूर, बिल्कुल। तो बताएं कौन सा गीत सुना जाए? मौसम का गीत अगर हो जाए जी तो गुलजार भाई। जी जी, चलिए आपकी पसंद पर है जी, ये गाना हम सुन लें।
सके रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। चलिए, बड़ा शानदार गीत भी हमने सुना और गुलजार साहब तो बड़ा अच्छा और जबरदस्त लिखते ही है। फिर ये लेखन व्यास जी जो है अभिनय से सीधा लेखन कैसे दिमाग में आया कि मुझे लिखना चाहिए? देखिए, अभी अभी आपने गुलजार भाई का गीत बजाया है जी। कलकत्ता में एक मोटर मैकेनिक शॉप में काम करने वाला एक सरदार जी लेखन में आता है और ऐसा आता है कि जम जाता है, क्या बात, और गुलजार हो जाता है संपूर्ण। जी जी। तो फिर भाई मैं तो देखो छोटा मोटा ही सही पर नाटक कर रहा था, रेडियो से जुड़ा था, इतने गुणी गुणी लोग मेरे आसपास थे जी। तो नाटक करते करते जो शुरू में भ्रम हो जाता है ना, हर डायरेक्टर को लगता है यार ये जो इन्होंने लिखा है ना ये ठीक नहीं, मैं अपने हिसाब से ठीक कर दूं। ये नासमझी वाले दिनों में मैंने भी हर नाटक के साथ किया और मुझे भी ऐसा ये भ्रम हुआ कि मैं लिखना जानता हूं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब लिखना आरंभ किया और लिख न पाया, अच्छा, या यूं कहे कि अपना लिखा ही पढ़ न पाया, क्या बात है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, इतना खराब कैसे लिख सकता है कोई जी। तब फिर लोगों ने बताया कि सोच के और इस तरह से मेहनत करके आप लिखोगे तो खराब ही लिखोगे, लेकिन आसपास देखोगे और महसूस करोगे और उन्हें सिर्फ लफ्जों में ढाल दोगे जी, तो जो लिखोगे अच्छा ही लिखोगे जी। ऐसे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा लिखने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या दौर रहा आपके कि खूब सारा बिल्कुल बिल्कुल। एक समाजशास्त्री हुए थे ब्लूमर जी, उनका कहना था इफ यू वांट टू एक्सेल पाइप्स स्मोक यू हैव टू इम्बाइब द होल लोकोमोटिव फर्स्ट। क्या बात है। पाइप जितना धुआं भी छोड़ना है तो पहले पूरा एक स्टीम इंजन हजम करना पड़ेगा। जी जी। तो बात तो ये सही है जी, लेकिन वो पढ़ के ही किया जाए ये जरूरी नहीं। हालांकि पढ़ना चाहिए दूसरों को जी, पर देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
महसूस करना उससे ज्यादा भी जरूरी है। एक मैं जब बंबई आया था, तो एक सीनियर राइटर हुआ करते थे, वो मुझे एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, जिसको मैंने गांठ बांधी। वो कहते थे, व्यास साहब, अल्फाजों को बड़े एहतियात से बरतना चाहिए, इनमें भी जान होती है। वाह, क्या बात है। एक बार हम ये महसूस कर लेना कि ये हर लफ्ज जो मैं बोलता हूं, ये हर लफ्ज जो मैं लिखता हूं, इसमें जान है, तो मैं यूं ही इनका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, बेकार खर्च नहीं होगा। हाँ। जी जी। वैसे फिर एनएसडी की यात्रा जी कि बड़ी, उस जमाने में जब आप गए कब थे, उस दौर में तो बड़ा भारी भरकम नाम हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, दरअसल शुरू में मैं वहां जाना नहीं चाहता था। अच्छा। मैंने यहाँ पर जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक ड्रामा कोर्स खुला था, 1 साल का। भानु भारती उसमें डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इसके खुलने में जो भी लोगों ने प्रयास किए, उनमें छोटे मोटे प्रयास मेरे भी थे कि भाई अपने ही राजस्थान में, अपने ही यहाँ यूनिवर्सिटी में एक विभाग हो जो विधिवत नाटक सिखाए। और हम उस समय बड़े रोमांटिक सोच में थे कि हम यहाँ से सीखेंगे, सीख के फिर राजस्थान में अलग अलग शहरों में जाएंगे और नाटक सब स्कूलों कॉलेजों में सिखाएंगे। देखो, सपने देखे तो बड़े। बिल्कुल सही है। और वो 1 साल का करने के बाद मैं बाहर नाटक करने लग गया, और मेरी बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि हमें पता था दिल्ली जाके मैं एनएसडी की रेपर्टरी के नाटक देख के आया करता था जी। तो मुझे बड़ा लगता था कि यहां से कुछ लोगों को तैयार करके भेजा जाए, वो वहां से तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हो के वापस आएंगे, तो हमारा नाटक और अधिक अमीर हो जाएगा। मैंने 1-2 वर्ष इसमें काफी जद्दोजहद की, मेहनत की। तो मैंने बताया ना कि उतना समझदार नहीं था, तो इसलिए जब वहां से लोग वापस आते थे छुट्टियों में, तो अचानक हिंदी की बजाय अंग्रेजी बोलने लग जाते थे। और फिर वो अक्सर कहते थे, व्यास जी, यू डोंट नो, एक्चुअली टेक्निकली थिएटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और मुझे लगता था, यार, ये कल तक वही जुबान बोल रहा था जो मैं बोलता हूँ, इसकी जुबान बदल गई, इसकी चाल बदल गई, ये लहजा बदल गया, ये नाटक नहीं करना चाहता है, ये प्यार से देख नहीं पा रहा लोगों को। ऐसा क्या है वहां पे भाई, ऐसा क्या है जो हम ना सीख पाए? तो मैंने उन लोगों से रिहर्सल के दौरान कहा, भाई, कि मैं भी एक प्रयास कर लेता हूं, चला ही जाता हूं। उन दिनों मेरी एमफिल लगभग पूरी होने को थी समाजशास्त्र। तो मेरे उन मित्रों ने कहा कि साहब, बड़ा मुश्किल है, वहां तो सिर्फ 21 सीटें होती है, उसमें भी 8 विदेशियों की और बाकी हर अलग अलग प्रांत की, और स्कॉलरशिप जो पहले 10 में आते हैं उनको ही स्कूल स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी तो बड़ा झोल झाल है। अच्छा। मैंने कहा ना समझी थी, इसलिए मैंने कहा, जी ठीक है, मैं एमफिल से यहीं रिजाइन करता हूं, टेम्परेरी लेक्चरशिप को लात मारता हूं और फॉर्म भर देता हूं, और अगर वहां से स्कॉलरशिप मिलेगी तो चला जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो यही रविंद्र मंच है और यही मैं हूं। हारा हुआ व्यक्ति भी तो नाटक कर ही सकता है। बड़ा खुल के आता फिर तो सामने वो जो एक बार। और हो ये गया कि मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, स्कॉलरशिप वाला। हाँ, स्कॉलरशिप वाला, और मैंने वहां, कहते हैं कि मेरिट लिस्ट टॉप भी कर ली थी। क्या बात है। और वो 350 रुपए मिलने लग गए। घर पे थोड़ा मातम छा गया, क्योंकि जो टेम्परेरी लेक्चररशिप थी उसमें 1400 रुपए थे, सीधे 350 पे। और उनको ये गणित समझ में नहीं आया कि 1450 रुपए जो अभी टेम्परेरी मिल रहे हैं, इसे छोड़ के, जिसमें छुट्टियां भी बहुत सारी है, गर्मियों की छुट्टियों के अलावा भी जब हड़ताल होती है तब भी छुट्टियां और उसमें जहां मैं जाता था राजस्थान कॉलेज में क्लास लेने, जी, वहां पर क्या था कि कुछ लोग, बलिष्ठ लोग काफी आया करते थे। आर्ट्स में बलिष्ठ लोग मेरे दौर में मैंने देखा काफी आते थे। जातियों का मैं नाम नहीं लूंगा, पर शक्तिशाली थे वो सब। और उन्होंने पहले ही दिन मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि मां साहब, हमारी अटेंडेंस हो जानी चाहिए। मैंने तुरंत ये उनका प्रस्ताव मान लिया। मैंने कहा, जी देखिए, बिल्कुल आप ये मान के चले कि आपकी अटेंडेंस तो हो गई अब आपको ये समाजशास्त्र पढ़ना है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना यही यूनिवर्सिटी में मेरा एक कैबिन है, वहां मैं बैठा रहता हूँ। जी, वैसे आपके दौर में कोई नाम याद है जो अभी भी प्रचलित हो? जैसे मुझे लगता है कि जयपुर से इरफान भी उस वक्त आगे पीछे गए थे आपके, या? हाँ, मतलब यूं समझ ले,
ये नाम जो आपने लिया, इससे यूं तो दुख हो रहा है कि असमय वो चला गया। जी जी। पर मैं छुपा नहीं पाऊंगा कि मैं थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया हूं, क्योंकि जब मैं थिएटर कर रहा था उस समय काफी छोटा रहा होगा। अच्छा। लेकिन मैं एनएसडी करने के बाद जब ये रेपर्टरी भी कर चुका था और फिर जब दोबारा यहाँ आया तब वो करने लग गया था। जी जी। श्री वल्लभ व्यास थे, वो भी मेरी बात पे थे, करते थे। अच्छा। रवि चतुर्वेदी थे, सुनील सिन्हा थे, रवि झांकल थे। ये तो बड़े अक्सर इन्हें हमने देखते आए और अभी भी देखते हैं कई बार तो। जी जी। व्यास जी, वहां जाने के बाद लेखन को ही आपने चुना या अभिनय को या निर्देशन को, ये बातें भी हम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत सुन ले फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो न हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना। मेरी दुनिया मुहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मुहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। श्रोताओं, बता दें कि आज हमारे साथ है बीएम व्यास जी, लेखक हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, फिल्मों में लिखते हैं और फिल्में लिखते हैं, सीरियल्स लिखते हैं और कविताएं भी करते हैं, गजलें लिखते हैं। व्यास जी, एनएसडी की बात हमने की थी जी। अगर कोई अभी भी एनएसडी में जाना चाहे तो कोई प्रक्रिया या उसके लिए क्या क्या तैयारी हो सकती है और वहां एनएसडी से निकलने के बाद क्या गुंजाइश रहती है? देखिए, औपचारिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो यह है कि उस व्यक्ति को कम से कम 6 नाटक कर लेने चाहिए। 6 नाटक का उसके पास अनुभव है और उसने ग्रेजुएशन किसी भी विषय में कर रखी है जी। तो वो एलिजिबल है। अच्छा। और अगर लोक कलाओं या उन परिवारों से वो है
तो ग्रेजुएशन वाली जो वो रिक्वायरमेंट है उसमें भी छूट मिल जाती है। अच्छा। लंगे मांगनियार से आया हुआ है या कोई नाट्य नौटंकी वाले परिवार से आया हुआ है तो भी छूट मिल जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई फॉर्मल प्रक्रिया। उसके अंदर क्या होता है, एक औपचारिक सा एक लेखन वाला टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, और एक वो जो वहां से पैसेज भेजते हैं, नाटक का पीस आप तैयार कर लें, एक गीत होता है, एक कविता होती है, उन्हें तैयार कर लें। सिर्फ इतना भर मैं चूंकि वहां से निकल चुका हूं, फिर अभी जो पहले मेरे ही बैचमेट थे वामन केंद्रे, वो डायरेक्टर रह चुके हैं 3 वर्षों तक एनएसडी के। तो इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि सिलेक्शन के दौरान वो जो लोग भी हों, वो ये नहीं देखते कि नाटक में आप पूरे पारंगत हैं या नहीं है, क्योंकि जब आपको सभी कुछ आता है तब तो फिर क्या सिखाया जाएगा। जी। तो आपको कम आए जी, ये कमी नहीं है, इसके लिए घबराइए नहीं। आपका एप्टीट्यूड, आपका अभिमुखन नाटक की तरफ है क्या, ये अगर उनको पता चल जाए, और फ्लेक्सिबिलिटी आप में है या नहीं, और थोड़ी बहुत जानकारी नाटकों के बारे में, साहित्य के बारे में ये होनी चाहिए जी, तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब निकलते हैं तो क्या पक्का एक हीरा निकलता है बन के, या उसके बाद स्ट्रगल रहता है कुछ? ये कई लोग कहते हैं। देखिए, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी कहते हैं, FTII के लिए भी कहते हैं, साहब यहां से कोर्स कर लिया, ऐसा क्या कुलिया मुकुट फोड़ लिया आपने, बताइए अब क्या किया आपने। जी, मेरा इसमें देखिए बिल्कुल अलग टेक है। मेरा ये मानना है कि साहब अगर दर्शन शास्त्र में MA करके कोई निकलता है तो क्या ये जरूरी है वो सुकरात होगा, अरस्तु होगा? है जी, बिल्कुल सही। क्या जरूरी है उसे अब गीता लिखनी ही चाहिए? देखिए, होता ये है कि चाहे आप यूनिवर्सिटी में BA करें, BCom करें, BSc करें, MA करें, MCom करें, MSc करें, आपको लाइब्रेरी मिलती है, आपको पढ़ाने वाले बड़े अच्छे मिलते हैं, और आपके साथ भी आंख खोल के चले तो सीनियर्स और साथ वाले बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, यानी उस विषय से जुड़ा माहौल मिलता है। जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं ये कह सकता हूं कि 24 घंटे आप नाटक में रहते हैं, नाटक को जीते, अच्छे अच्छे नाटक देखते हैं, इतनी अच्छी लाइब्रेरी वहां पर है जी, और विजिटिंग प्रोफेसर्स जो आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यानी अब आपने खुल के चीजों को सीख लिया। अब रही बात बाहर निकल के अब क्या करेंगे जी, तो देखिए, बाहर निकलेंगे तो बाहर है हमारा खुला समाज जी, हमें उसके संदर्भ में देखना होगा। उस समाज के लिए अगर मैं रेलेवेंट हूं, उस समाज के लिए मेरा नाटक रेलेवेंट है, तो मुझे काम मिलेगा। ये सिर्फ नाटक या फिल्म की ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है, BA, BSc और BCom के लिए ही जरूरी नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है। मेरा ज्ञान जी अगर समाज के काम का है तो समाज उसे हाथों हाथ लेगा जी, बिल्कुल। और यदि मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं, सिर्फ किताबी है, तो साहब किसके पास इतनी फुर्सत है कि बेकाम का ज्ञान कोई खरीदे जी। ये अगर मोटी मोटी समझ हम रखें जी, तो NSD से अच्छी जगह नहीं है जी। यानी कि खुद की क्षमता होना जरूरी है, उसमें आप कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं, निखार ला सकते हैं, उससे डिपेंड करता सारा कुछ जी। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है।
तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है। तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। व्यास जी, यहाँ से एक पड़ाव जोधपुर का भी आया और उसके बाद आया आपका सीधा मुंबई। तो ये मुंबई जाना कैसे हुआ आपका? किसी ने आपको कॉल किया या आप भाग्य आजमाने चले गए? मैं जोधपुर में जब था तब संगीत नाटक अकादमी में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे था जी। और नाटक विभाग विशेष रूप से उस समय सुधा राजहंस हुआ करती थी सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे सौंप रखा था जी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ एक टाउन हॉल है तो इसमें लाइटें थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए। मैंने उसके लिए प्रयास किया। मुझे लगा यहाँ साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मैं उसके लिए प्रयास किया। मुझे पता चला कि यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कभी नहीं आई है। तो मैंने अपने प्रयास से मनोहर भाई उस समय डायरेक्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट करके उनके सामने गिड़गिड़ाया कि जी बजट कम है और 5 नाटक यहाँ मंगवाए ताकि मेरे जोधपुर के लोग ये देख पाए कि अच्छे नाटक कैसे होते हैं। मैंने उसके लिए प्रयास किया। यहाँ वर्कशॉप्स पहले भी हुआ करते थे। मैंने सबसे पहले कोशिश की कि एक सिलेबस बनाया जाए कि साहब इस सिलेबस के साथ नाटक कैसे पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये छोटे मोटे प्रयास किए, कुछ एक नाटक भी मैंने किए। 1 साल के बाद हुआ ऐसा कि मैंने अपने आसपास देखा जी था तो पहले भी, और वो सिर्फ इसी शहर में था ऐसा तो मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा, पर जैसा भी था मुझे भ्रष्टाचार समझ में आने लगा और मैं हताश हो गया। अच्छा। अब हताश होकर या तो मैं निराशावादी गुफा में चला जाता, वो मेरी फितरत नहीं थी। तो मुझे वो एक कवि की वो कविता थी, उसने बड़ा इंस्पायर किया कि बाबू जीवन के पीछे यदि वाजिब तर्क नहीं तो रामनामी ओढ़कर जीने में और रंडियों की दलाली खाकर जीने में कोई फर्क नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लगा कि जब वाजिब तर्क ही छूट गया मेरे से जी, तो फिर मैं यहाँ के लोगों को क्या डांट रहा हूं, कर रहा हूं कि ऐसे नाटक करो वैसे नाटक करो। मेरे पास तो अपना तर्क ही नहीं, और जब तर्क ही नहीं है तो फिर चलो जीने के लिए बाजार चलते हैं, बाजार में बिकते हैं। क्या बात है। बंबई में गया इसी तरीके से था। मतलब किस बिहार पे चले गए आप? मेरे कई लोग थे जो मेरे साथ के थे, सीनियर थे, जूनियर थे, वो वहां काम कर रहे थे, ये मुझे पता था। जाते ही क्या पहले अभिनय शुरू किया या लिखना पढ़ना शुरू किया? मैं देखिए भानु जी, थोड़ा आप भी मुझे जानते हैं, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उतना जल्दी खुल नहीं पाता लोगों से। जी।
इंट्रोवर्ट किस्म की मेरी समस्याएं हैं। तो जाते ही मुझे ये तो समझ में आया नहीं कि मैं लोगों को कैसे कहूं कि साहब मैं आ गया हूं और मैं लिखूंगा और बताइए अब कैसे करते हैं। तो ये तो हो नहीं पाया। हाँ, नादिरा बब्बर मेरी सीनियर थी, वो नाटक किया करती थी एकजुट में, तो मैं सीधा उनसे मिला। तो नादिरा जी ने कहा देखो अभी तो आपको ईस्ट वेस्ट नहीं पता, यहाँ का रास्ते नहीं पता, आप प्ले करो। वो उस समय थोड़ा सा वजन कम करने के लिए बेंगलोर जा रही थी जी। तो वो अपना ग्रुप मुझे सुपुर्द करके चली गई जी। तो मैंने एक बल्गेरियन प्ले था हमाम तुझे सलाम, ये उसका हिंदी तर्जुमा है, वो प्ले उनके साथ किया वहां के लोगों के साथ जी। मैंने उन्होंने एक्टर्स को चुना, जो एक्टर्स नहीं थे वो बैक स्टेज ही करते थे। अच्छा। तो मुझे उनका दर्द बड़ा समझ में आता था कि सबके लिए काम करते रहो और हमेशा पीछे विंग्स में ही खड़े रहो। तो उन्हीं को लेके मैंने ये प्ले किया था। प्ले बड़ा अच्छा हो गया था। दुस्साहस का काम है तो। हाँ, नादिरा बब्बर बड़ा नाम थे, आज भी बड़ा नाम है। फिर मैं वहां नाटक करता रहता था जी। और श्याम जी से मेरी मुलाकात लोगों ने करवा दी। फिर वहां लेख जी से मेरी मुलाकात हो गई। श्याम जी के साथ उन दिनों वो यात्रा एक सीरियल करने जा रहे थे, तो मैं उनके साथ चला गया। उसी दौरान भारत खोज की ऊपर चर्चाएं चल रही थी, तो इसकी रिसर्च टीम में उन्होंने मुझे ले लिया, लेखन टीम में ले लिया। फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर रमन कुमार से दोस्ती हो गई जी। सईद और ये अजीज और कुंदन, इनसे मुलाकातें हो गई। फिर काम होता चला। दोस्तों, लेखन की कला से कैरियर कैसे बना, इस विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अगले सप्ताह भी सुनेगा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद महाराणा प्रताप। मेरा हमेशा से मानना है कि हम हमेशा विदेशों के हीरो ढूंढते रहते हैं, जो है ऐसी बात नहीं है, पर हमारे इतिहास में, हमारे देश में कैसे बड़े बड़े हीरो हुए हैं, जो मतलब उनका कद बढ़ा, उनका काम बढ़ा, उनका नाम बढ़ा। ये हम अपनी पीढ़ी को क्यों अच्छे तरीके से न दिखाएं? मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। पी की डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका, नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे मैया पीत कवा से कहूँ माजरा। पी की डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी, मायरे हाँ मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे। दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती, मायरे
से मूर्ति अपने जिया की मायरी वैसे आप तो लेखन के क्षेत्र में बिल्कुल बड़े आदर के साथ और अदब के साथ जो नाम लिए जाते हैं उनमें शुमार होते हैं। अगर कोई नव लेखन करना चाहे या नया लेखक बनना चाहे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि कैसे इस क्षेत्र में कोई संभावनाएं रहती है या कहानी और स्क्रिप्ट इसको कैसे कैसे किया जाता है। ये कुछ देखिए, संभावनाएं तो सबके पास है और नए आदमी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ कम पुराना हूं, वैसे ही जैसे कि पुराना व्यक्ति कुछ कम नया है। इसलिए ये तो रिलेटिव बात है। नए आदमी को कभी भी डरना नहीं चाहिए। वो पैदा हो गया है और मरने तक वो जीने वाला है। जी। कहानी में भी ऐसा ही है। स्ट्रक्चर जरूर एक ऐसी बात है संरचनात्मक कि भाई कहानी है या कि वो नाटक है या वो टेलीविजन के लिए है। मोटा मोटा उसे ये सोचना चाहिए कि ये कितने समय का है। आप 25 मिनट के लिए लिख रहे हैं जी। या आप 30 मिनट के लिए लिख रहे हैं या 50 मिनट के लिए लिख रहे हैं जी। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिनटों के लिए या कितने घंटों के लिए आप ये लिख रहे हैं। अच्छा, ये मैं ऑडियो विजुअल की लिख रहा हूं। बिल्कुल। क्योंकि कहानी लिखेगा या उपन्यास लिखेगा उसके लिए भी सोचा जा सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में पहले बता दूं जी। और उस हिसाब से वो डिवीजन कर ले। अच्छा। आप देखिए, जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है ना, अधिकतर ने जी। उन्होंने ये डिवीजन कर लिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मूल रूप से 70 वर्ष का जीवन है जी। और मेरा ये शुरू का 15-20 वर्षों का जीवन तो ऐसे ही सीखने सिखाने में ही निकल गया जी। और आखिर का जो 5-10 साल का है वो मैं मान के चलता हूं कि पता नहीं मैं कितना सक्षम रहूं, कितना सक्षम ना रहूं। जी। तो 15 बाद का और 20 पहले का तो था 35 साल। तो ये 70 में से निकल गए, 35 ही मेरे पास बचे हुए हैं जी। इन 35 में भी आधा मैं सोने में निकाल दूंगा, नहाने धोने में निकाल दूंगा जी। है जी। फिर बचे हुए में थोड़ा सा मैं प्रेम करूंगा, कभी असफल रहूंगा, कभी सफल रहूंगा, कभी बच्चों के लिए अच्छा बनूंगा, कभी बच्चों के लिए बुरा बनूंगा। कुल मिला के 5-10 वर्ष ही तो हमारे जीवन में है। क्या बात है। जो हम कुछ कर सकते हैं जी। और यदि इसकी हम योजना बना ले तो हम जीवन अच्छा जी लेंगे। लेखन में कुछ ऐसा ही है। लेखन में भी यही है जी। अगर आपने तय कर लिया कि ये 25 मिनट है, एक सीन 1.5 मिनट 2 मिनट का होता है तो अच्छे से होल्ड करता है। अच्छा, 12 सीन बनते 25 मिनट में। 12 सीनों का ग्राफ बना दो जी। 3 ग्राफ बनाओ या 4 ग्राफ बनाओ जी। कैसे आप शुरू के 3 सीनों में चीजों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कैरेक्टर्स को, वातावरण को और मूल कथा के बीच को जी। बीच में कॉन्फ्लिक्ट लेके आए, आखिरी में कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर दे जी, तो आपका पूरा ग्राफ अच्छा रहेगा। यानी कि कथा में से उपकथाएं भी आ जाती जी 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 जी। और फिर नहीं सिर्फ खांसी एक पौनी एक बार आपको नहीं आप भूल गया जरा जी। 70 वर्ष का जीवन है ये, ऐसा माना जाए, फिर लिखना शुरू किया जाए, ऐसा कुछ। हाँ, 70 वर्ष के जीवन को यदि हम गणित और जीवन जी दोनों को सामने रख के देखना शुरू कर दें तो जीवन अच्छा जी लेते हैं। लिखते समय भी अगर मेरा एपिसोड 25 मिनटों का है जी और मुझे पता है कि भाई 25 मिनट में ये एपिसोड समाप्त होने वाला है जी, तो भाई 1-2 मिनट का एक सीन होगा जी। 12 सीन में इस एपिसोड में मैं क्या कथा कहता हूं जी। एक उत्सुकता है व्यास जी, आपको कहानी दी जाती है एपिसोड लिखने के लिए जी कि इस कहानी में इन दोनों का मिलन होना है। हाँ। इतना इशारा होता है या कहानी का कोई भाग दिया जाता है कि इसके डायलॉग आप लिखिए? जब मैं संवाद लिखूंगा तब तो संवाद ही लिखूंगा जी। लेकिन इसका एक मोटा क्या होता है कि एक पूरा सीरियल जो होता है ना वो मान लीजिए अगर 1 साल चलने की उसकी योजना है जी, तो 1 साल में 12 महीने हो गए, हर महीने में 4 हफ्ते हो गए जी, और हर हफ्ते में 5 एपिसोड हो गए जी। तो आप यूं समझ लीजिए ये गणित हमें
ध्यान में रखना चाहिए जी जी कि अगर 1 साल तक ये सीरियल चलेगा जी तो 12 छोटे छोटे क्लाइमेक्सेस तो आने ही आने हैं जी यानी कहानियों के 12 मैक्रो लेवल के मोड़ आने हैं जी फिर हर एक मैक्रो लेवल के मोड़ में जी 4 हफ्ते हैं जी तो 4 उससे माइक्रो लेवल के मोड़ आने चाहिए जी परिवर्तन आए अप्रत्याशित हो तो अच्छा रहे क्योंकि देखिए ईश्वर से अच्छा स्क्रीन प्ले लिखना किसी को आता है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया क्या बात है कैरेक्टराइजेशन और स्क्रीन प्ले ईश्वर का शानदार है जी क्योंकि अगला सीन क्या होने वाला है ये पता नहीं जी और यही उत्सुकता बनी रहती है हमेशा और कहानी साहब वही अच्छी है जहां पता न हो कि आगे क्या होने वाला है जी पता चल गया जी तब तो सारे पत्ते खुल गए फिर कहानी में रखा क्या है जीवन में भी यही है तो जीवन और ये सिर्फ जीवन में नहीं है भानु जी जी आप देखिए कला में हमेशा ये एक ही सवाल था जो एनएसडी के इंटरव्यू के दौरान मैं नहीं दे पाया था और कारण जी ने मुझे बाद में बताया था वरना मैंने हर सवाल का जवाब दिया था एक ही सवाल था उन्होंने कहा था कि आर्ट के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होता है जी और मैंने एकदम कारण जी से कह दिया था माफ करे जी इतने ऊंचा और इतना गहरा मैंने अब तक सोचा ही नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं पता तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे सेलेक्ट भी कर लिया लेकिन पहले ही दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि कौन सा सवाल था जिसका उत्तर आपने नहीं दिया था मैंने कहा जी मुझे पता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो उन्होंने कहा देखिए मैं बताता हूं अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है कुदरत ईश्वर का नाम नहीं लिया था उन्होंने कहा था कुदरत नेचर तो उन्होंने बताया कि जैसे फोटोग्राफी का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जूम इन जूम आउट होता है तो उन्होंने कहा देखिए ये कहां से आया अगर हम किसी की बात सुनते हैं और गौर से सुनते हैं और अगर बात में असर हो तो धीरे धीरे क्या होता है जो पूरे का पूरा 180 डिग्री का फिशाई जो लेंस होता है हम जो पूरा देख रहे हैं वो छोटा होता चला जाता है होते होते वो व्यक्ति दिखने लगता है सिर्फ फिर व्यक्ति का चेहरा दिखने लगता है उसके बाद उसका मुंह दिखने लगता है ये जूम इन हो गया जी और अचानक से एक बात ऐसी आ गई जो दिल को न भाई वो छंद से टूट जाता है तारतम्य और आपको फिर सब कुछ पेड़ भी दिखता है सब कुछ जूम आउट हो गया बिल्कुल जूम आउट हो गया जी ऐसी ही कहानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन स्क्रीन पे के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए ईश्वर जी अगर कोई जाना चाहे लिखने के लिए सिर्फ जी क्या तैयारी करे वो देखिए भाषा पे तो थोड़ी पकड़ होनी चाहिए जैसे ग्रामर उसे आनी चाहिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए जी वो शब्दों का गुलाम ना हो शब्द उसके दास हो क्या बात है ताकि सीधे जो वो देख पाए जो महसूस कर पाए उन्हें शब्दों में ढालते समय शब्दों की कमी ना महसूस हो इसीलिए कहते औरों को भी पढ़ो जी यानी पढ़ाई लिखी तो बहुत जरूरी है हाँ इसीलिए अच्छा है जी तो मैं डरा की ये बात नहीं कहता मैं सुझाव के तौर पे कहता हूं कि भाई हम तो अच्छे लेखक हैं ही पर भाई दूसरों को भी लोगों ने अच्छा मान लिया है तो उनको पढ़ने में क्या जाता जी प्रेमचंद जी भी लिखते हैं पढ़ लो उनको भी साहिर साहब भी लिखते हैं पढ़ लो उनको क्या पता हम उनसे बड़े होंगे पर पढ़ने में क्या जाता है जी ओ माझी रे ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है ओ माझी रे
अपना किनारा है। ओ माझी रे, अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा, नदिया की धारा। व्यास जी, बड़े सीरियल आपके चलते रहते हैं अक्सर जी, और फिल्में भी हम सुनते रहते हैं कि वो फला फिल्म आने वाली है, ये सीरियल्स आने वाला है। ये जो प्रभाव पैदा कर लेते हैं आप कि ये लेखक बहुत प्रभावी है, ये क्या चीज होती है प्रभाव? सारा श्रेय तो देखिए मैं इसमें लेखन को नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें निर्देशक की बड़ी भूमिका होती है। उसके साथ साथ जो दूसरे जो सिनेमेटोग्राफी है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। फिर मैं अभिनेता को कम करके आंक ही नहीं सकता जी। कमलेश्वर जी ने एक बार अभिनेता की एक ऐसी परिभाषा दी थी जो आज से 40 वर्षों पहले दी, मैं आज तक नहीं भूला हूं। वो ही कहते थे कि लेखक ने किसी नाटक में जिस व्यक्ति के जीवन को मतलब इस तरीके से लिख दिया कि अगर वो यौन ना होता तो सचमुच का जीवन होता जिसे जीने में 80 वर्ष लगते जी। लेकिन उस 80 वर्षों के जीवन को यदि एक अभिनेता अपनी चंद एंट्रीज और एग्जिट्स में पूरी सुखों और दुखों के साथ जी ले तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और ये सिर्फ अभिनेता कर पाता है। तो उसका भी सहयोग हमें मिलता है। हां, ये मैं जरूर मानता हूं कि लेखन में जितनी सहजता होगी उतना अभिनेता को भी अभिनय करने में आसानी होगी, निर्देशक को भी निर्देशन देने में आसानी होगी, और देखने वाले को भी वो अच्छा लगेगा जी। अच्छा, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी। जैसा आपने कहा कि बहुत सहज लिख लेना चाहिए, तो फिर ये अरे ओ सांभा, ये लिखने में वो सांभा लिखा होगा लेखक ने तो जी, लेकिन ये हर की जबान पर, हर एक की जबान पर है, या बाबू मौशाय या कितने आदमी थे, ये लिखने वाले ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। तो ये सारा श्रेय भी क्या डायलॉग जो जहां से डिलीवर होता है अभिनेता को जाता है, या लिखने वाले के दिमाग में कुछ होता है ऐसा? दोनों की बातें हैं। अब देखिए, मैं चूंकि स्वयं लेखक हूं तो मैं इस पक्ष से ये बात को रखूंगा जी, क्योंकि ये लिखने वाले सलीम जावेद की जोड़ी थी जिन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। उसमें संवाद मुख्य रूप से जावेद साहब लिखते थे जी। जावेद साहब के बारे में आप सब जानते ही हैं कि 7 पीढ़ियों से, यानी उनके ननिहाल वाली ये पीढ़ी पकड़ ले, चाहे उनके पिताजी वाली पीढ़ी पकड़ ले, बड़े से बड़े शायर हुए हैं। तो एक तो उनको विरासत में, विरसे में बहुत ज्ञान मिला है। दूसरा, उन्होंने जीवन को न सिर्फ देखा है, महसूस किया, भोगा है। तो सारे के सारे आसपास के इर्द गिर्द के छोटे बड़े अच्छे बुरे पात्र उनके जहन में जीवित रहते हैं, और वो उनको ऐसे सजा की कहानी में डालते चले जाते हैं कि वो ऐसा ही फिर असर पैदा कर देते हैं। कितने आदमी थे जी। अब हमारे भी तो आसपास ऐसे लोग बोलते ही हैं जी, बल्कि तरह तरह से बोलते हैं। कोई इधर से टेढ़ा बोलता है, कोई उधर से वैसी बात करता है। होता क्या है कि हम लिखते समय अपने आप को इतना बड़ा लेखक मान लेते हैं
कि ये जो आसपास का ऑब्जर्वेशन है, ये जो ईश्वर की क्रिएशन है, उनको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। हम ईश्वर को बड़ा छोटा मानते हैं। जी। राजेश रेड्डी की एक पंक्ति है, वो कहता है, न जीना बस में है इसके, न काबू मौत पर कोई, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता। क्या बात। तो जो ही कलम हाथ में आ गई, हमने तो अपने आप को खुदा मान लिया। जी। अरे भाई, वो जो आसपास उन्होंने जो किरदार बना रखे हैं, जी, उनका भी जरा सा इस्तेमाल कर लो तो साधारण सी कहानी भी शोले हो जाएगी। क्या बात। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और महबूबा 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 महबूबा। चलते चलते समय बहुत, और बातें इतनी इंटरेस्टिंग है व्यास जी आपकी कि इच्छा नहीं होती कि इसको हम कहीं समाप्त करें। जी 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 जी। नए लेखकों को मुंबई आकर जी भाग्य आजमाना चाहिए? क्यों नहीं? अगर वो सचमुच में ऐसा चाहते हैं तो क्यों नहीं? मैं ना देने वाला कौन होता, और मैं डराने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाके कुछ कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। ऐसा ही सोचना चाहिए सबको। जी जी।
व्यास जी, बड़ी अच्छी बातें आपसे हुई है और मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आधी बातें अभी बाकी रहेगी। तो इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, लेकिन आपसे ये वादा करना चाहते हैं कि जब कभी आप जोधपुर आएंगे फिर से दोबारा आप हमारे साथ होंगे। इस स्टूडियो में आप पधारे और बड़ी अच्छी बात है आपने बताई। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद।